नमस्ते माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी सेफ होंगे। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप सबके साथ व्हेन गॉड स्टेप्स इन मिरेकल्स हैपन में से एक बहुत ही प्यारी स्टोरी शेयर की थी। उस स्टोरी का नाम था द वॉइसलेस वॉइस। ये स्टोरी थी डो फैमिली के बारे में। हमें नील डोनाल्ड वॉल्श ने इस स्टोरी के थ्रू ये बताया था कि भगवान हम सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम सभी को मैसेजेस देते हैं, प्रोवाइडेड हम इतने अवेयर हों कि उन मैसेजेस को रिसीव कर सकें। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ अगली स्टोरी लेकर, जिसका नाम है गॉड सिंग्स टू। तो हम जानेंगे क्या भगवान भी गाते हैं। ये कहानी है एरिक और कैरोलिन की। एरिक जो कि एक 5 साल का छोटा सा बच्चा है, और कैरोलिन जो कि उसकी माँ है और जो अपने डाइवोर्स हियरिंग की फॉर्मेलिटीज़ में उलझी हुई है। कैरोलिन अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट होने का डिसीजन ले चुकी होती हैं और एक दिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं। एरिक और वुड कार में स्कूल तक का रास्ता तय कर रहे होते हैं और रास्ते में कैरोलिन लगातार डाइवोर्स फॉर्मेलिटीज़ के बारे में सोच रही होती हैं कि अचानक से एरिक उनकी तरफ देख के कहता है कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनते ही कैरोलिन को एक बार से फिर ये एहसास होता है कि एरिक के पास कुछ इंट्यूटिव पावर्स हैं कि वो उसके मन की बातें इतने आराम से इतनी छोटी उम्र में पढ़ लेता है। एरिक अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कैरोलिन की चिंता का। एरिक वैसे भी चुप रहने वाला बच्चा है और कैरोलिन को इस बात का भय है कि जैसे जैसे एरिक को पता चलेगा कि उसके फादर अब उसके साथ नहीं रहने वाले, ये सच उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा ही कुछ होता भी है। कुछ समय बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ का असर एरिक पे पड़ता है। एरिक और अकेला हो जाता है। वो अक्सर अपने पिता के कपड़े पहन के घर में घूमता है और जैसे ही उसे उसकी माँ नज़र आती है वो छुपने की कोशिश करता है। और बट वो इंट्यूटिव है। अक्सर कैरोलिन उसके साथ एक गेम खेलती है जिसे वो कहते हैं थिंक मी होम। तो जब भी शाम को खेलकर एरिक घर वापस आता है, मन ही मन कैरोलिन उसे आवाज़ लगाती है और कुछ बात कहती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद एरिक डिनर टेबल पे आकर उस बात का सीधा स्पष्ट जवाब देता है। ये प्रूफ होता है कि एरिक अपनी माँ की बातें, मन की बातें बहुत आसानी से सुन सकता है, पढ़ सकता है। बट ये पावर्स, ये नेचर उसके लिए एक प्रॉब्लम का कारण भी है। इन्हीं पावर्स की वजह से एरिक बहुत ही डिफरेंट बच्चा होता है। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते स्कूल में। ऐसे ही एक अनयूजुअल इंसिडेंट के बारे में स्टोरी में बताया जाता है कि एक दिन स्कूल में बैठे बैठे एरिक अपनी सोच की दुनिया में खो जाता है, अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाता है और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो खुद को टाइगर बना लेता है, टाइगर समझ लेता है। और वो ऐसा टाइगर जो बहुत थिक फॉरेस्ट में अपना प्रे ढूंढ रहा है, अपना शिकार ढूंढ रहा है, और उसे ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो क्लासरूम में बैठा है। और इस इमेजिनेशन की वजह से वो ज़मीन पर लेटकर ऐसे पाउंस करने लग जाता है जैसे उसके हाथ में कोई शिकार आ गया हो। और अचानक से उसकी टीचर उसे देखकर आवाज़ लगाती हैं, गुस्सा करती हैं और वो वापस से रियलाइज़ करता है कि ये तो कुछ रियलिटी तो कुछ और ही है। उसे कोई भी समझ नहीं पाता। उसकी इन चीज़ों को, इन आदतों को से लोग परेशान होते हैं, स्पेशली उसकी टीचर्स। तो इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है उसके लिए और वो और ज़्यादा अलग रहने लग जाता है फ्रेंड्स से, बच्चों से। एक बार वो अपने एक क्लासमेट जेसन को कहता है कि चलो मेरे साथ खेलो, और जेसन उसको एकदम स्पष्ट साफ मुंह पे मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, क्योंकि उसकी किसी भी बच्चों के साथ वाइब्स ही मैच नहीं करती। वो बहुत अलग तरह का बच्चा होता है। तो जेसन भी एक बच्चे की तरह क्लियरली उसे बोल देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं दूसरे ग्रुप ऑफ बॉयज़ के साथ खेलना चाहता हूँ, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये ना जो होती है एरिक के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। एरिक को इस टाइम पर ऐसा लगने लग जाता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, कोई उसकी कंपनी एंजॉय नहीं करता, कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता। और इसका मेन कारण होता है उसके पिता से बिछड़ना। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा अपने मन पे इस बात को ले लेता है
कि जेसन तो चला जाता है दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, एरिक पीछे अकेला रह जाता है। वो ग्राउंड में एक रस्सी ढूंढता है, उस रस्सी से अपना गला बांधता है और दीवार पे उस रस्सी को टांग कर लटक के सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है। लकीली फॉर्चुनेटली उसे वहाँ ग्राउंड में मौजूद एक टीचर देख लेती है और उसे बचा लिया जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में खबर की जाती है कैरोलिन को। कैरोलिन प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के सारी बात जानती है और रोते हुए अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। और एरिक उसे जवाब देता है कि माँ मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई खेलना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं एरिक को ये भी पता होता है कि उसके टीचर्स भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, तो वो जो अकेलापन होता है उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। बट काउंसलर्स और डॉक्टर्स की मदद से कैरोलिन को ये समझाया जाता है कि एरिक के इस बिहेवियर को इग्नोर करना ही सही डिसीजन है इस पॉइंट इन टाइम पे। उन्हें लगता है कि इस बात को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो एरिक ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी हरकतें रिपीट करेगा। तो बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद एरिक फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है घर पे। और जब ये सेकेंड टाइम होता है, कैरोलिन को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है कि एरिक को एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ये डिसीजन उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और वो अपना मन पक्का करके कैरोलिन का एडमिशन एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में करवाती है। उसे समझ आ जाता है कि कोई ट्रेंड, कोई प्रोफेशनल ही कैरोलिन एरिक को संभाल सकता है, उसे समझा सकता है। इस मौके पे वो तैयार होती है, कार में एरिक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव कर रही होती है। और रास्ते में फिर एक बार उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। ड्राइव करते करते वो सोच रही होती है कि इतना छोटा सा बच्चा जो मात्र अभी 10 साल का भी नहीं है, इसको मैं पहले ही अपने पिता से अलग कर चुकी हूँ और अब मैं अपने से भी दूर करके उसे हॉस्पिटल में कैसे छोड़ के आऊँगी। वो वहाँ कैसे मैनेज करेगा, वो वहाँ क्या ठीक हो पाएगा, बल्कि वो ज़्यादा अकेला हो जाएगा। ऐसे सवाल उसके मन में आ रहे होते हैं। बट फिर भी वो रो नहीं रही होती, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ड्राइव कर रही होती है। अचानक से एरिक उसकी तरफ मुड़ के कहता है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा, मैं रह लूँगा वहाँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा सुन के कैरोलिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में वो रोने जैसा फील करती है, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, वे कार से उतरते हैं और वहाँ पे नर्स उसे एरिक के लिए रूम दिखाती है। वहाँ जाके वो अनपैकिंग करते हैं और एरिक को फाइनल गुड बाय कह के कैरोलिन फिर से गाड़ी में बैठती है और अपने घर तक का रास्ता नापती है। जब कैरोलिन ड्राइव करके घर आ रही होती है, फिर उसी के मन में ऐसे ही सवाल चल रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। मेरा बच्चा जो इतना इंट्यूटिव है, इतना इनोसेंट है, उसके साथ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्यों बार बार सामने आ रही हैं। बट उसके पास कोई जवाब नहीं होता इन चीज़ों का। वो ड्राइव करके सीधा अपने घर पहुंचती है और जाते ही सीधा अपने बेड में लेट के अपना मुंह छुपा के रोने लगती है। ये ऐसा समय होता है जहाँ पे कैरोलिन चाहती है कि उसे कोई हग करके एक कंफर्ट दे दे, बस उसे ये अश्योरेंस मिल जाए कि कोई उसके साथ भी है। वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही होती है, शायद एरिक से ज़्यादा वो टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पे आ गई है। वो अपने मन में ये सोच रही होती है कि मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे इस टाइम सहारा दे सके। अचानक से कैरोलिन को आवाज़ आती है, यू आर नॉट अलोन कैरोलिन, आई एम विद यू। वो एकदम हैरान हो जाती है। वो सीधी उठ के बैठ जाती है बेड पे और इधर उधर देखती है। कोई दिखता नहीं है, पर वो आवाज़ की कंफर्मेशन उसके लिए बहुत होती है। उसे पक्का होता है कि हाँ, उसने वो आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनी है और वो वर्ड्स उसके मन में बहुत क्लियरली छप जाते हैं। अचानक से उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है। उसे ऐसे लगता है कोई तो पास है, कोई तो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास है जो मुझे हील करने की कोशिश कर रही है। वो मुस्कुराते हुए रोना बंद करती है और लेट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है, वो फ्रेश होती है। वो हमेशा की तरह परेशान नहीं होती। वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही होती है और अपने काम पे निकलने की तैयारी कर रही होती है। कार में बैठती है। अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस आवाज़ ने उसे एश्योरेंस दे दी है कि ज़िंदगी वापस ट्रैक पे जल्दी ही आ जाएगी, मेरे साथ भी भगवान है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है। बट फिर से थोड़ी ही देर बाद
कार चलाते चलाते उसका लॉजिकल माइंड उसको रूल करने लगता है। उसके मन में वो लॉजिक आता है कि कैरोलिन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसान है? तुम्हें क्या लगता है एक आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी वो तुम्हारा भ्रम नहीं हो सकती? तुम्हें क्या लगता है कि एरिक जो इतनी ज़्यादा बीमारी से जूझ रहा है वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा? कैरोलिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहती होती। वो चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव मोड़ दे। वो उस बात पे विश्वास करना चाहती है कि भगवान हैं और वो सुन रहे हैं। वो गाड़ी रोकती है और रोते हुए भगवान से प्रेयर करती है कि भगवान, मैं ये बातें नहीं सोचना चाहती। वो कमांड करती है अपने दिमाग को कि मैं ये नहीं सोचना चाहती। मैं मानती हूँ कि भगवान की आवाज़ ने मुझे कल कंफर्ट दिया है, उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी है कि वो हैं मेरे साथ। और रोते हुए वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है, भगवान अगर आप हैं तो मुझे सिग्नल दीजिए। और वो गाड़ी स्टार्ट करके फिर से चलना शुरू करती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, अपना रेडियो ऑन करती है और रेडियो ऑन करते ही उसे एक म्यूज़िक सुनाई देता है। उस म्यूज़िक की आवाज़ कुछ ऐसी होती है, नाउ एंड फॉरएवर आई विल ऑलवेज बी विद यू। ये गाने की एक लाइन सुनते ही जैसे कैरोलिन के मन में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। उसे महसूस हो जाता है कि हाँ, भगवान तो हैं। मुझे एक दिन एक रात पहले भी उन्होंने सिग्नल दिया, मैंने विश्वास किया और फिर से ये मेरा लॉजिकल माइंड मुझे बहकाने लगा और आज फिर से एक बार भगवान ने मुझे सिग्नल देके कह दिया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई एम ऑलवेज विद यू नाउ एंड फॉरएवर। और ये गाना सुनते ही कैरोलिन फिर से खुश हो जाती है और अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करती है। और कुछ ही दिनों बाद एरिक भी वापस आ जाता है, ठीक हो जाता है और उनकी ज़िंदगी बेहतर के लिए आगे बढ़ती है। एरिक जो कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक को मानता है और कैरोलिन जो भी भगवान में बहुत विश्वास करती है, उनकी ज़िंदगी के रास्ते आगे भगवान और भी खोलते जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड आप मेरे से फिर से जुड़ेंगे फॉर अनदर स्टोरी। टिल देन, थैंक यू।